वेलकम वंस अगेन टू द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ केमिस्ट्री। मैं हूं शिशिर मित्तल। रिवीजन सेशन शुरू कर रहे हैं हम किसका? आज रिडॉक्स रिएक्शंस। वाओ, रिडॉक्स रिएक्शंस। जी हां, रिडॉक्स रिएक्शंस अपने आप में बड़े अद्भुत हैं। क्यों? ऑक्सीडेशन भी होता है, रिडक्शन भी। ऑफ कोर्स दोनों साथ-साथ ही होते हैं। कैसे हैंडल करते हैं, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, फटाफट 20 मैच खेलने वाले क्वेश्चन आते हैं, देखते हो जाते हैं। क्या बात कर रहे हो, आसान है, स्कोरिंग है, इनमें गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। ऑक्सीडेशन क्या था? ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है तो कहते हैं ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन नंबर कम हो जाता है तो कहते हैं रिडक्शन। दो डेफिनेशंस थी, बड़ी सिंपल सी थी। और उसके अलावा ऑक्सीडेशन नंबर निकालते कैसे हैं? ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के फटाफट मैं आपको नियम 4-5 नियम थे वो तुरंत 2 सेकंड ज्यादा हो गए, 2 मिनट में रिवाइज कर देता हूं। आप उसको सुनिए ताकि आपको आगे वाले क्वेश्चन में दिक्कत ना आए। पहली बात, ऑक्सीडेशन नंबर इमेजिनरी संख्या है। हो सकता है वो सचमुच का चार्ज हो सकता है वो काल्पनिक चार्ज, लेकिन वो चार्ज है जो हम मान लेते हैं कि किसी भी एटम पर है, किसी भी गिवन स्पीशीज में। जैसे नियम क्या है? पहली बात तो कोई भी स्पीशीज है, जैसे मान लीजिए आपके पास है PO4 3- या आपके पास है S3O9 या P4 कुछ भी आपके पास इस तरह से, तो जो सम NO2+ सारे एटम्स का जो ऑक्सीडेशन नंबर है अगर आप उसे जोड़ देंगे तो सारे एटम्स का जो ऑक्सीडेशन नंबर है अगर आप उसे जोड़ देंगे तो सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर्स ऑन ऑल द एटम्स मस्ट बी इक्वल टू द ओवरऑल चार्ज ऑन द स्पीशीज। ऑक्सीडेशन नंबर जितने भी एटम्स है सारे ऑक्सीडेशन नंबर्स का सम कर देंगे तो वो आ जाएगा ओवरऑल चार्ज ऑन द स्पीशीज के बराबर। राइट, अच्छी बात है। और कुछ भी है? जी हां, और कुछ भी है हमारे पास। क्या है देखिए, वेल ये तो है, जैसे NO2+ है, NO2+ में N और दोनों ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर जोड़ेंगे तो आएगा +1, PO4 3- में P और चारों ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर जोड़ेंगे तो आएगा -3, S3O9 में 3 सल्फर और 9 ऑक्सीजन जोड़ देंगे तो टोटल आ जाएगा 0, क्योंकि ओवरऑल चार्ज है 0। पहला सबसे फंडामेंटल 0 रूल। और भी कुछ है? जी हां, इसी के कॉलरी है कि अगर प्योर एलिमेंट है तो हर एटम का ऑक्सीडेशन नंबर 0 हो जाएगा, जैसे P4 है तो देखेंगे इसमें फास्फोरस का एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। ठीक है, इसके अलावा और कुछ? इसके अलावा अगर आप एक्यूरेटली देखें तो आयनिक कंपाउंड है तो जो चार्ज है वही ऑक्सीडेशन नंबर, जैसे सोडियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन नंबर +1 +2 +3 है। क्लोरीन, ऑक्सीजन और फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर -1 -2 और -3 है। सिंपल एनायन है तो डायरेक्ट देख सकते हैं। लेकिन अगर कोवेलेंट बॉन्ड है तो तब उसके लिए कुछ नियम है। क्या है? अगर आपके पास HCl है तो जिसका ऑक्सीडेशन नंबर, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ज्यादा, आप मान लो उसके ऊपर है -1 और जिसकी कम है उसके ऊपर +1, जितने बॉन्ड तोड़ रहे हो कोवेलेंट वाले उसके हिसाब से। अच्छा, ऐसे? जी हां, ऐसे। जैसे NH4Cl अगर है आपके पास तो NH4Cl कैसे लिखेंगे? आयनिक कंपाउंड में कैटायन को अलग करो और एनायन को अलग। इसको तो -1 हो गया साफ NH4+ में NHHH फॉर्मल चार्ज देखो, N का है +1। ठीक है, अब क्या करोगे? अब ये बॉन्ड्स इमेजिनेशन में काट लो। नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव थी तो प्लस और यहां माइनस नाइट्रोजन पहले से थी +1, उसके बाद -1 चार बार जुड़ा तो टोटल आ गया -3, तो नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर है -3 और हाइड्रोजन में प्रत्येक है +1। ये क्या कर दिया? मैं पढ़ा नहीं रहा हूं, रिवाइज करा रहा हूं, ध्यान रखना। अगर हम पुराना बिल्कुल जलाकर बैठे हैं, जो कि हमको जलाना नहीं था, तो आपको लगेगा मैं तेज चल रहा हूं, लेकिन अगर आपको पॉइंट्स रिवाइज करने हैं, आपने देखे हुए वेरी गुड रिवीजन, एंड वी आर नॉट रीचिंग इट मॉर्निंग, राइट? तो चलिए, तो इस तरह से हम ऑक्सीडेशन नंबर निकाल देते हैं। अगर जैसे CO2 था, अगर डबल बॉन्ड है तो क्या करते? अगर डबल बॉन्ड था इसको तोड़ते तो -2 +2 स्पीड से करते ऐसे। अगर ट्रिपल बॉन्ड था, C ट्रिपल बॉन्ड N, तो क्या करते? तो हम 3 बॉन्ड तोड़ते इसको +3 उसको -3 ऐसे करते। जितने बॉन्ड्स तोड़ेंगे उतना ही जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है उस पर प्लस और जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उस पर माइनस मान लेंगे ऑक्सीडेशन नंबर निकालते समय। और ये इलेक्ट्रोनेगेटिव सेम है तब क्या करेंगे? तब दोनों का ऑक्सीडेशन नंबर बराबर तोड़ लेंगे। दैट्स इट एंड दैट इज इट। बस। ये तो मजेदार है, ये बहुत ही मजेदार है। कुछ और भी हमारे पास? जी हां, मजे की तो कोई कमी है ही नहीं। क्या है? आओ देखते हैं। वेल, पहला क्वेश्चन, एक मिनट, रूल्स पूरे हो गए? ये स्ट्रक्चर बनाकर इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना बिल्कुल फंडामेंटल तरीका है। इसमें एक छोटा सा लोचा है, वो ये कि आपको हर एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी याद हो, ये आवश्यक नहीं है। इसके लिए कुछ सेट ऑफ आर्बिट्ररी रूल्स हैं। जैसे पहला रूल था कि फ्लोरीन हमेशा होगी -1, अल्कली मेटल्स होंगे +1, ग्रुप 2 एलिमेंट्स होंगे हमेशा +2 और एल्यूमिनियम और गैलियम कभी भी आएगा तो होंगे +3। इनका कोई एक्सेप्शन नहीं होता। नॉर्मल केसेस में आप पाएंगे अगर कभी भी कंबाइंड फॉर्म में प्योर एलिमेंट है तो ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, कंबाइंड फॉर्म में है तो फ्लोरीन हमेशा -1, अल्कली मेटल्स हमेशा +1, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हमेशा +2, एल्यूमिनियम गैलियम हमेशा +3 ही होंगे। अच्छा, और फिर इसके बाद आती है सेकंड पॉइंट कि हाइड्रोजन को अगर ऊपर वालों से मतलब फ्लोरीन, अल्कली मेटल, अल्कलाइन मेटल और एल्यूमिनियम गैलियम से पंगा नहीं हो रहा हो तो हाइड्रोजन को हमेशा मान लो +1, ऊपर वालों से पंगा ना हो तो ऑक्सीजन को हमेशा मान लो -2। अच्छा, ऑर्बिट मान लो और उसके साथ कैलकुलेशन कर लो, बढ़ जाएगा। ये बहुत ट्रिक है ना। तो जैसे अगर मान लीजिए किसी ने कहा कि अपने पास है मान लीजिए NH3 या HN3, अब हम H और N दोनों को नहीं पता, तो हमने पहला क्वेश्चन पूछा कि H और N क्या तुम फ्लोरीन हो? नहीं। अल्कली मेटल हो? नहीं। अल्कलाइन अर्थ हो? नहीं। एल्यूमिनियम गैलियम हो? नहीं। तो हाइड्रोजन हो? हां, हाइड्रोजन है, तो चुपचाप H को +1 कर दिया। तो नाइट्रोजन को एडजस्ट करना पड़ेगा। नाइट्रोजन को हमें मान लिया ऑक्सीडेशन नंबर है X, तो +1 +3 X और टोटल जोड़ के 0, X आ जाएगा -1/3। माय गॉड, ये -1/3 है। जी हां, नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर फ्रैक्शनल भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है। -1/3 आ गया, HN3 हाइड्रोक्साइड एसिड। अब देख रहे हैं? हां, देख लिया। लेकिन अगर किसी की बजाय आपके पास हो मान लीजिए Ni3, अब क्या करेंगे? थर्ड पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट है इसका कौन सा? हाइड्रोजन 3 ऑक्सीजन 3, फिर नाइट्रोजन होगी -3, फिर हैलोजन Cl, Br या I जो है ये होंगे -1। तब तक ऊपर वालों से पंगा ना हो जाए। मतलब नाइट्रोजन को Ni3 लिया है तो ऐसे रूल पड़ते हैं ये, तो फ्लोरीन हो? नहीं। एल्यूमिनियम गैलियम हो? नहीं। अल्कली मेटल हो? नहीं। अल्कलाइन तो नहीं, इसमें कुछ नहीं। हाइड्रोजन हो? नहीं। O नहीं। N हो? हां, तो N को तो -3। अगर नाइट्रोजन को -3 तब आयोडीन को एडजस्ट करना पड़ेगा, जो अंतिम बचता है उसे एडजस्ट करना पड़ता है। आयोडीन को एडजस्ट करना पड़ेगा। आयोडीन का ऑक्सीडेशन नंबर मान लो Y, तो -3 + 3 Y बराबर है 0, तो Y कितना हो जाएगा? Y हो जाएगा +1। क्या बात कर रहे हो? जी हां, गिनोन ऑक्सीडेशन नंबर +1 आ जाएगा किसका? आयोडीन का। अरे ये तो सही है, ऐसे होता है। अच्छा, सही है बॉस, मैंने सारे रूल फटाफट बोल के आपको वैसे दिए। बस ये है हाइड्रोजन के बाद छठवां आता है सल्फर, उसको मान ले -2 एंड दैट्स इट। बाकी सब कुछ जैसा होता है वो मैं जो हो जाने दो, उस मोड में चलते हैं। ये मोटे-मोटे तौर पर नियम है ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के, ट्रिक टोटके सब बता दिया आपको। अब आइए करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर के क्वेश्चन और रिडॉक्स रिएक्शन के क्वेश्चन उसी में अप्लाई करते हैं, देखते हैं कैसे होता है काम। फटाफट 20 बात चालू करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फास्फोरस एंड फास्फेट P4 and P274- इज एक ही संख्या है तो सब में सेम होगा, सब में सेम होगा तो किसी भी एक में निकाल लीजिए। मान लो P4 निकालते हैं, फास्फोरस 4x, ऑक्सीजन -2 और टोटल 0, x की वैल्यू कितनी रहेगी? +5, या आंसर इज +5। और भी चेक करिए, किसी में जोड़ के देखेंगे, घटा के देखेंगे, आप देखेंगे फास्फोरस ऑक्सीडेशन नंबर पूरे खुशी से आनंद से पेशेंस से आएगा +5, राइट? देयर वी आर। व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ब्रोमीन एटम्स इन द सीक्वेंस इन Br3O8? ओ माय गॉड, क्या करेंगे इसे? तोड़ के देखो, 1 2 +2 +4 +6 Br थोड़ा तो सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है Br की, तो 0 0 चार्ज नहीं आएगा। ऑक्सीजन के साथ जुड़ा है तो फिर वो प्लस ऑक्सीजन -2 हो जाएंगी और उन हर एक ऑक्सीजन के कारण ब्रोमीन +2 हो जाएगी, तो 3 ऑक्सीजन है तो Br ब्रोमीन +6 में।
ये +4 और ये भी आ जाएगी +6 +6 +4 एंड +6। दिस इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ब्रोमीन एटम्स इन द सीक्वेंस। एवरेज देखेंगे तो और गिनौनी वैल्यू आएगी, लेकिन 6 4 6 ऐसा आ जाएगा। रूल्स बताते हुए मैंने आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए आपको स्ट्रक्चर देता हूं, डायरेक्ट आप देखें और उससे निकालें। दो तो कोवलेंट बॉन्ड तोड़े तो +2 -2 दे देंगे अपन, -2 ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक ऑक्सीजन को, +2 लल्लू ब्रोमीन को, और इस तरह से हमने इसको सॉल्व कर डाला। राइट, तीसरा सवाल, लिस्ट 1 और लिस्ट 2 माय गॉड क्या रहता है, मैचिंग आएंगे शायद। H2 H2O8 H2S Na2SO3 और H2Cl2 ऑक्सीडेशन नंबर्स पूछे हैं सल्फर के। बेशक उन्होंने क्या पूछा है देखिए, देखते हैं बेशक उनका ठीक बोल दिया ना। H2SO8 में अगर हम वैसे देखिए पेरोक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं इसको, अंत में लेंगे इसको भी कर दो। H2S को देखो क्या है, H2S में हाइड्रोजन +1 तो सल्फर को एडजस्ट करना पड़ेगा -2 में, ये -2 है तो B के साथ आएगा 5, और जब भी ऐसे मैच का फॉर्मूला आते हैं आप देखो B के साथ आएगा 5 B5 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 और B4, तो D तो नहीं आंसर। अच्छा और क्या है, और देखते हैं भाई सी डी में देखते हैं Na2SO3 में सोडियम +1 into 2 सल्फर X ऑक्सीजन -2 3 टोटल 0 X को सॉल्व करो आ जाएगा +4। हां जी हां +4। तो C4 है, जी हां C4 है, और सल्फर है X और क्लोरीन है -1 into Y टोटल 0। क्षमा चाहता हूं, क्लोरीन -1 into 2 Y को 2 है ना, तो Y तो X आ जाएगा कितना +1, X आ जाएगा +1, तो ये हो जाएगा C4D1 B5 C4 D1 B5 C4 D1। ओहो 20 आंसर, 20 आंसर। अरे ये तो निकाला ही नहीं, अभी निकाल देता हूं आपको। H2SO8 में अगर आप बिल्कुल अंधेपन से निकालेंगे, लेट्स गो अंधापन, क्या जाएगा मजेदार चीज बताऊं मैं आपको। हाइड्रोजन को +1 into 2 सल्फर को मान लो तुमने X, और अगर ऑक्सीजन को तुम मान लो -2 मान लो, टोटल 0 है, X को कैलकुलेट हो जाएगा +7। हुआ तो सल्फर +7। हां रुको, अब यहां पर आपको स्पेशली एक पेरोक्साइड्स का केस याद रखना। पेरोक्साइड्स में क्या होता है, यहाँ पे 8 ऑक्सीजन है, हम ऑक्सीजन को बेशर्मी से -2 मानकर चल रहे हैं, और ये संभव था कि शायद सारी ऑक्सीजन -2 ना हो, कभी-कभी ऑक्सीजन पेरोक्साइड लिंकेज लगाती है तो ऑक्सीजन -1 भी हो जाती है। हां जी, हमें कैसे पता लगेगा, एक तरीका है इसको रख लो, दिस इज वेरी पेनफुल। दूसरा क्या है, पूरी बेशर्मी से पहले कैलकुलेट कर लो, कुछ मत मान लो पेरोक्साइड मान लो, ऑक्सीजन -2 कैलकुलेशन किया और सल्फर आ गया +7, मतलब एक चेक करें हां क्या चेक करें, चेक आपको ये करना है कि सल्फर का खानदान कौन सा है, खानदान पीरियोडिक टेबल में ग्रुप कौन सा है, 16 ग्रुप में। अगर सल्फर का 16 ग्रुप है तो हाईएस्ट पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर, हाईएस्ट पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट इन पी ब्लॉक क्या है, इस ग्रुप नंबर -10, इसका फार्मूला ग्रुप नंबर -10, तो सल्फर की हाईएस्ट हो सकती थी +6, सल्फर की हाईएस्ट हो सकती थी +6। हां जी, और यहां है कितनी, यहां सल्फर की हो सकती है +6 और यहां पर है +7 आ रही है, तो ये झूठ है। अगर हाईएस्ट से ज्यादा आ जाए, सल्फर हाईएस्ट +6 हो सकता है, तो अगर +7 संभव थी तो हाईएस्ट +6 रहता। तो अगर हाईएस्ट पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट से ज्यादा आ जाए कोई एलिमेंट, तो इसका मतलब है पहली बात तो कैलकुलेशन में गलती है, लेकिन कैलकुलेशन तो सही करें, तो आपने सारी ऑक्सीजन को जो -2 माना है इसमें गलती है। अगर हाईएस्ट से ज्यादा आ जाए, और कैसे कैलकुलेशन करें, एक तो तरीका स्ट्रक्चर बना के कर लें, तो बच्चे कहते हैं तो स्ट्रक्चर याद ही नहीं, तो दूसरा तरीका क्या है, हाईएस्ट से ज्यादा आ जाए तो उसे चुपचाप हाईएस्ट मान लो। क्या कहेगा, ऐसा मान लो, कैसे मान लो, ट्रिक है। पेरोक्साइड तभी बनता है जब बाकी सब अपने हाईएस्ट में चले जाते हैं, अदरवाइज इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मेक अ पेरोक्साइड। अच्छा तो आपके पास, आपको लग रहा था अंधविश्वास है कि शायद सल्फर +7 आ रहा है अगर हम ऑक्सीजन को -2 मान लें, लेकिन सल्फर हाईएस्ट +6 हो सकता है तो +6 ही होगा। अच्छा A3 है, जी हां A3 है, हाईएस्ट से ज्यादा नहीं तो चुपचाप हाईएस्ट मानना चाहिए, A3 राइट। अब वैसे स्ट्रक्चर भी आपकी नॉलेज के लिए बना देता हूं, आपके शुद्ध मनोरंजन के लिए, विमल आनंद के लिए किया ऐसा। ये है H2SO8 और ये जो पेरोक्साइड है, ये दो ऑक्सीजन है -1 बीच में, इनके कारण खपला हुआ था। राइट, सारी ऑक्सीजन नहीं, इसमें 8 में से 6 ऑक्सीजन -2 में है, 2 -1 में है, इसको ढंग से लेकर करेंगे तब सल्फर अपने आप +6 आ जाएगा। Done. चलिए, this brings us to the next question. It says the correct order of the following 3 metal oxides according to the oxidation number is oxidation number निकाल लें। जी हाँ, +6 +3 +4 +5 +1। कौन सा निकाली तुमने, प्रैक्टिस है, ऐसे कर लेती हो। ऑक्सीजन -2 आयनिक कंपाउंड बनाते हैं तो चरण एक्सचेंज कर लेते हैं ऐसे, अब चरणों को वापस कॉपी करा दिए, ये यहाँ पे ये 2 माइनस था तो ये +1 हो जाएगा, बेरिलियम +5 है तो ऑक्सीजन -2। अब यहाँ पर नहीं, क्यों नहीं, क्योंकि ऑक्सीजन हमें पता है -2 होती है, तो इसको आप ऐसे लिखिए Mn2O4 ताकि 2 ऊपर चढ़ा सकें, तो मैंगनीज +4 ऑक्सीजन -2, आयरन +3 ऑक्सीजन -2, Cr2O6 Cr +6 ऑक्सीजन -2। ये मैंने मन में कर लिया, धारा ऑक्सीडेशन नंबर लिखते जाएगा। सबसे सस्ता कौन है, E डी गया, +1 के बाद कौन है, +3, E के बाद आएगा B, E के बाद आएगा B, ये आउट हो गया, फिर उसके बाद आएगा C, उसके बाद आएगा C, ये सही है, E के बाद B के बाद C, ना ये गलत हो गया, ये आंसर, ये सही आंसर, और ये तो आसान है, बहुत ही आसान है। Done. चलो आगे देखो। In the redox reaction, the redox reaction amongst the following is, इनमें से कौन है redox? देखते हैं। A, formation of ozone from atmospheric oxygen in the presence of sunlight. बड़ी ट्रेजेडी, बदतमीजी और ड्रामा देखिए। In the presence of sunlight, आने जा, सनलाइट की प्रेजेंस में हो, अमीबा की प्रेजेंस में हो, पैरामीशियम की प्रेजेंस में हो, यूरेनियम की प्रेजेंस में हो, देवताओं की प्रेजेंस में हो, इट मेक्स नो डिफरेंस यार। रिएक्शन तो यही ना, O2 से बन रही है, O2 जैसे बने इससे क्या करना? क्या redox है ना? जीरो ऑक्सीडेशन नंबर से 0 में चला गया, इसमें कौन सा redox हो गया? नॉनसेंस बात है। A, B, रिएक्शन ऑफ गंदगी विद सिल्वर नाइट्रेट। बस गंदगी, अगर आपको याद हो फाउंडेशन कंपाउंड्स पढ़ा है आपने, ये +3 -1 वाला है, तो ये इसमें तो सिंपल प्रेसिपिटेशन है, AgCl का प्रेसिपिटेट हो जाएगा और CO H2O होल 6 3+ जैसे पहले वैसे रहेगा, क्लोराइड की वजह यहाँ पे नाइट्रेट लग जाएंगे। It's a simple precipitation reaction. Is there a redox happening? No, there is no redox happening. I'm sorry, this is also, although beautiful reaction, but it is not a redox reaction. And what about C? Reaction of sulfuric acid with NaOH. It's an acid-base reaction. H2SO4 दे रहा है H+, NaOH दे रहा है OH-, एक ने दिया H+ और दूसरे ने दिया OH-, क्या बन गया पानी, खत्म हो गई कहानी, कोई redox ना हुआ, sorry, acid base है ये। और D, combination of dinitrogen with dioxygen at 2000 Kelvin, NO बनती है बाबू, NO बनती है। अच्छा, क्या होगा इसमें? नाइट्रोजन 0 से जा रही है, +2 में हो रहा है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन 0 से जा रही है, -2 में हो रहा है रिडक्शन। क्या ये है redox? हाँ, ये है redox, the answer is B. Done. और किसी का गलत नहीं, आसान क्वेश्चन, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। देखो, which of the following species do not show disproportionation? इनमें से कौन नहीं दिखाता है disproportionation? हैं? हाँ, कौन नहीं दिखाता है disproportionation, बताइए।
चीज खुद ही को ऑक्सीडाइज और वही चीज खुद ही हो जाए रिड्यूस। ओके, मतलब कोई आयन उसको ऑक्सीडाइज हो जाए और कोई आयन रिड्यूस हो जाए, तो कहते हैं डिस्प्रोपोर्शनेट। इसका मतलब है उसको ऊपर नीचे दोनों जाना पड़ेगा। अब +7 में ऊपर जाने को कुछ है ही नहीं, नीचे भले चला जाए तो इसका डिस्प्रोपोर्शनेशन नहीं हो सकता। +1 +3 और +5 क्या इनमें संभव है? +5 ऊपर जाए तो +7 में चला जाए, नीचे जाए तो +4 या -1 या 0 जहां जाना जाए जाएगी। ऊपर नीचे जगह खाली तो है, संभावना तो है, एग्जिस्ट तो करता है ऊपर वाला कोई ऑक्सीडेशन स्टेट। लेकिन अगर CO4- में क्लोरीन ऑलरेडी अपनी हाईएस्ट पॉसिबल स्टेट +7 में है, हाईएस्ट के ऊपर तो जा सकती ही नहीं, तो डिस्प्रोपोर्शनेशन तो नहीं हो सकता, रिडक्शन तो हो सकता है। ठीक है, CO4- ऐसा है जिसका डिस्प्रोपोर्शनेशन नहीं होगा। जो कंपाउंड जिनमें एलिमेंट अपनी हाईएस्ट या लोएस्ट स्टेट में होता है उनका डिस्प्रोपोर्शनेशन संभव नहीं होता। हैलोजेंस की हाईएस्ट है +7, लोएस्ट है -1, तो +7 या -1 में अगर कोई हैलोजन है उसका संभव नहीं है डिस्प्रोपोर्शनेशन, बाकी सबका संभव तो है ही। अगर भूल जाएंगे आप, माते आ जाएंगे तो कुछ तो कर ही सकते। राइट। Which of the following groups of molecules act as both oxidizing as well as reducing agents? वेरी बात। अगर कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को दूसरों को करता है ऑक्सीडाइज और खुद रहता है रिड्यूस, अगर कोई रिड्यूसिंग एजेंट को दूसरों को करता है रिड्यूस और खुद रहता है ऑक्सीडाइज, तो कोई ऐसा एलिमेंट जो अपना ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा भी सके और अपना ऑक्सीडेशन नंबर कम भी कर सके, वही है which can act as both oxidizing as well as reducing agent। केवल 4 में मैंगनीज +7 में है, +7 मैंगनीज की हाईएस्ट स्टेट है, वो नीचे आ सकता है, रिड्यूस हो सकता है, दूसरों को ऑक्सीडाइज कर सकता है। केवल 4 कैन वेरी वेल बी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, पर क्या वो रिड्यूसिंग एजेंट हो सकता है? ना, क्यों? अगर वो रिड्यूसिंग एजेंट हुआ तो खुद तो दूसरों को करेगा रिड्यूस और खुद होगा ऑक्सीडाइज। लेकिन मेरे भाई पोटेशियम ऑलरेडी +1 में हाईएस्ट है, मैंगनीज ऑलरेडी +7 में हाईएस्ट है, ऑक्सीजन -2 में इधर जाती नहीं, ये रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है, बट ये सिर्फ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अच्छा, ऐसा है? जी हां, ये बोथ नहीं है। नहीं, HCl4 में सल्फर हाईएस्ट, तो क्लोरीन हाईएस्ट +7 में है, ये दोनों नहीं हो सकती। फिर HNO3 में नाइट्रोजन अपना हाईएस्ट +5 में है, नाइट्रोजन 15 ग्रुप की हाईएस्ट +5 हो सकती है, तो वो दोनों ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट नहीं हो सकती, संभव नहीं है। तो मार्केट से ABD बाहर हो गए। अच्छा, C नाइट्रोजन +3 में है, ऊपर जा सकती है, +5 में, +4 में नीचे आ सकती है, +2 में, 0 में ऑक्सीडाइज रिड्यूस दोनों हो सकती है। सल्फर +4 में ऑक्सीडाइज रिड्यूस दोनों हो सकता है, ऑक्सीजन -1 में भी ऑक्सीडाइज रिड्यूस दोनों ही हो सकती है। C इज द आंसर, यस, C इज द आंसर। ठीक। Which of the following is true about the given redox reaction? Which of the following is true about the given redox reaction? SnCl2 + FeCl3 SnCl4 + FeCl2। ठीक। A क्या क्या होगा भैया इसमें देखें। इस रिएक्शन में हो क्या रहा है? इन +2 से जा रहा है +4 में, खुद हो रहा है ऑक्सीडाइज और दूसरों को कर रहा है रिड्यूस। हां जी, तो रिड्यूसिंग एजेंट SnCl2 ऑक्सीडाइज सच है, FeCl3 एक्ट्स एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जी हां, क्योंकि FeCl ये इन खुद ऑक्सीडाइज दूसरों को कर रहा है रिड्यूस, तो इट इज अ रिड्यूसिंग एजेंट एंड दिस इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जैसे दूसरों के साथ व्यवहार करते हैं वैसे एजेंट कहलाते हैं। जो दूसरे का मर्डर करे वो मर्डर, ना कि अपना खुद का कर ले, तो जो दूसरों को रिड्यूस करे वो रिड्यूसिंग एजेंट, तो दूसरों को ऑक्सीडाइज करे वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सही बोला ये सही है। FeCl3 ऑक्सीडाइज झूठ है, SnCl2 रिड्यूस झूठ है, FeCl3 ऑक्सीडाइज झूठ इज द आंसर, यस इज द आंसर। दैट वी आर नेक्स्ट क्वेश्चन। In which reaction is hydrogen acting as an oxidizing agent? ओहो, हाइड्रोजन दूसरों को ऑक्सीडाइज कर रही है, खुद रिड्यूस हो रही है, और अगर हाइड्रोजन खुद रिड्यूस होगी तो H- बनाएगी, H- बनाएगी। With iodine to give Hi, नहीं, +1 ना। With lithium to give LiH, जी हाँ, ये है। नाइट्रोजन to give अमोनिया, नहीं। हाइड्रोजन +1 में जाएगी तो खुद ऑक्सीडाइज होकर दूसरों को रिड्यूस कर रही है, रिड्यूसिंग एजेंट होगी। अगर हाइड्रोजन -1 में चली जाए, खुद रिड्यूस हो जाए, तब वो दूसरों को कर रही है ऑक्सीडाइज, और डी तो यही सही है। With sulfur to give H2S, right? -1 में है, B में, B is the answer, yes, B is the answer। In the reaction chlorine plus base giving you Cl- plus Cl4- plus पानी, क्या मिलेगा? क्लोरीन is oxidized। ऐसा हो रहा है क्या? हाँ, हो तो रहा है, क्योंकि क्लोरीन 0 से जा रही है, +7 में हो रही है ऑक्सीडाइज, और वही क्लोरीन 0 से जा रही है, -1 में हो रही है रिड्यूस। हम भी हो रहे हैं ऑक्सीडाइज और हम भी हो रहे हैं रिड्यूस। क्या है ये? इट इज डिस्प्रोपोर्शनेशन। अच्छा, इट इज ऑक्सीडाइज्ड as well as reduced, C is the answer, yes, it is oxidized as well as reduced। The reaction of NaOH with which of the following is a disproportionation reaction? किसके साथ होता है NaOH का NaOH किसके साथ करता है डिस्प्रोपोर्शनेशन? थर्ड पीरियड एलिमेंट्स लाइन से आप देखिए, फास्फोरस है, सल्फर है और क्लोरीन, इन सबको अगर आप बेस के साथ हीट करेंगे तो वो हो जाएगा डिस्प्रोपोर्शनेशन। टन जी हाँ, सब केसेस में हो जाएगा डिस्प्रोपोर्शनेशन। यस, ऑल ऑफ द अबव, एब्सोल्युटली ऑल ऑफ अबव इज द आंसर। कर तो नहीं फटाफट मेरे साथ हैं? हाँ, और क्या सब धीरे धीरे करते हैं ना, बड़ा मजा आता है। आप आंसर दे देते हैं तो हम देख लेते हैं उनसे। दया कर दो मेरे ऊपर, आंसर को देख तो कुछ नहीं होगा, जन्म बीत जाएगा बैठे बैठे ऐसे। हाँ सर, जन्म तो बीत ही रहा है। यू डोंट हैव टू एडमायर दिस बेटा, यू हैव टू सॉल्व दिस। अच्छा हाँ, करो करो खुद करो। सब गलत हो जाता है, हम सब क्या करें, तो हम बैठ के बस सुनते रहते हैं। स्टॉप दिस नॉनसेंस, कोशिश करो भाई, ज्यादा ज्यादा क्या होगा, गलत हो जाए कोई बात नहीं। तो देखो, जब मैं बोलूंगा आंसर दूंगा तो आप देखो गलती क्या, उसको समझो, फिर अगला क्वेश्चन आएगा उसको अटेम्प्ट करो। एक एक क्वेश्चन पर फाइट मारनी है, एक एक क्वेश्चन पे जुटे रहना है लगातार। अच्छा, ऐसा करना है, हाँ, और आसान है, बिल्कुल कर सकते हो, तेजी से करो। अच्छा, वो तो आप जल्दी जल्दी करते हैं, मैं बहुत बोलता हूँ, सबको समझाता हूँ, आप सीधा से निकालो ना, आपको जरूरत नहीं, फिर सुनो बैठ के चांस। ये करो, सुनो। Balance the following redox reaction। Oh my God, you're talking balancing talks। H2O2 plus CO4 minus, there are O2 और CO2 minus। क्लोरीन +7 से आ गई किसमें? +3 में। क्लोरीन हो गया रिडक्शन, 4 इलेक्ट्रॉन्स लिए। ऑक्सीजन -1 से आ गई है 0 में। तो एक ऑक्सीजन में परिवर्तन है, -1 से -2, एक -1 से -0 1 का, तो H2O2 में 2 ऑक्सीजन है, तो उसमें परिवर्तन है 2 का। जो कोएफिशिएंट हो, बैलेंस कैसे करते थे? जो कोएफिशिएंट हो उन्हें उसकी खोपड़ी पे लिख लो। तो यहाँ परिवर्तन था 4 का, तो 4 लिखा, यहाँ 2 का था 2 लिखा। ओहो, अब क्या करेंगे? अरे क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आप क्या करेंगे? हैं? हाँ, अच्छा, अब तुम चाहो तो ये 2 से डिवाइड कर दो, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो। कॉमन फैक्टर था 2 और 4 में 2 का तो काट दो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया? यहाँ जाएगा 2 और यहाँ जाएगा 1। तो 2 टाइम्स H2O2 प्लस 1 टाइम्स CO4- दे रहे हैं, भगवान जाने कितनी O2, भगवान जाने कितना CO2-, और चेक करते हैं। अब इससे तो पूरी बनानी है, तो 2O2 तो यहाँ निकाल दो, इससे पूरा ये बनाना है तो 1 तो यहाँ लेगा। अच्छा, बस ये तो करना ही है। अब बाकी बैलेंस करते हैं आइटम्स। हाइड्रोजन जैसे यहाँ पर 4 है, यहाँ एक भी नहीं है। ओहो, तो क्या करें? क्या करें? देखते हैं क्या करेंगे, और क्या करेंगे? ऑक्सीजन में पानी की मदद से बैलेंस करो। अब देखो बैलेंस हुआ कि नहीं। यहाँ पे 4 हाइड्रोजन थे, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन थे, 4 तो -1 बैलेंस भी है। ऑक्सीजन देखो यहाँ कितनी है? 4 4 8, यहाँ 4 2 6 और 2 8। अरे वाह, हो गई बात, बैलेंस है।
तो 2 टाइम्स H2O2 3 गलत है, 2H2O2 2H2O2 2H2O, 1 टाइम CO4 माइनस 1 टाइम 1 टाइम गलत हो गई, तो 1 टाइम गलत दे रहा है 2O2 CO4 माइनस 2H2O। वाह वाह वाह, बी इज द आंसर, यस बी इज द आंसर। डन डन। For the redox reaction, tang tang, for the correct coefficients of the reaction, tang tang tang, for balance equation, tang tang tang, respectively, ये tang 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 कैसे आएंगे? Change in oxidation number दिखा दो, कितना है? मैंगनीज है +7 में, +7 से गया है +2 में, परिवर्तन है मैंगनीज में कितने का? परिवर्तन है मैंगनीज में, हाँ बोलो बोलो बोलो, मैंगनीज है +7 में और +7 से मैंगनीज जा रहा है +2 में, +7 से गया +2 में, परिवर्तन है कितने का? परिवर्तन है 2 का। अगर 2 सॉरी क्या दिमाग खराब है, मतलब दोबारा, हाँ +7 से जा रहा है +2 में, परिवर्तन है 5 का, तो कॉपी पे लिखो 5। ऑक्सीडेट आयन C2O4 2 माइनस में एक कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर है +3 और जब वो जाएगा CO2 में तो एक कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर है 4, एक कार्बन में चेंज है 1 का और यहाँ कितने कार्बन है? 2, तो टोटल चेंज कितने का है? 2 का। क्रॉस मल्टीप्लाई तो क्या जाएगा? 2 आएगा यहाँ और 5 आएगा यहाँ। अरे वाह, तो 2 मैंगनीज का 2 मैंगनीज 10 कार्बन की 10 कार्बन डाइऑक्साइड, गजब जान लो मेरी। H+ कैसे करेंगे? हाई हाई मतलब चार्ज बैलेंस से करेंगे। कितना है? -10 और -2 -12 है, -12 है तो 12 H+ लगाओ और 12 H+ है तो 6 होगा पानी और खत्म हो जाएगी इसकी पूरी कहानी। चेक कैसे करेंगे? ऑक्सीजन से चेक करो, और मैग्नेट में 2 4 8 ऑक्सीजन से यहाँ पर और यहाँ पे 20 28 ऑक्सीजन से यहाँ, ये 20 + 6 26 2 का हाँ चार्ज बैलेंस की हमने इसमें 2 का हुआ है। कैसे? एक गलती करी हमने क्या किया था? यहाँ पर चार्ज कर दिया था 0, ठीक है ना, लेकिन तुम देखो यहाँ पर चार्ज कितना है? +4, तो यहाँ पर भी जब सब कुछ जोड़ेंगे तो चार्ज +4 आना चाहिए, तो हाइड्रोजन 12 नहीं 16 है। 12 हाइड्रोजन जोड़ेंगे, 12 H+ जोड़ेंगे तो चार्ज 0 होगा, 16 H+ जोड़ो तब यहाँ पर चार्ज है +4, यहाँ पर चार्ज है +4 और 16 है तो यहाँ होगा 8। अब देखो इसके 8 यहाँ कितना है? 28 और यहाँ कितना है? 20 + 8 28। अब सही है, अब वो बैलेंस बिल्कुल टनाटन। तो द करेक्ट कोएफिशिएंट ऑफ परमैंगनेट का है 2, ऑक्सीडेट का है 5 और H+ का है 16, 2 5 16 2 5 16, यही हमने बोला। आंसर आ गया ए, समझ का ए, समझ का। छोटी छोटी एरर्स हो जाती है, मिस्टेक्स सब बताते हुए चलते हैं, डिस्कस करते हुए चलते हैं ताकि आपको रियल टाइम में फील आए कि क्या गोल खेल रहे हैं। गलती आएंगे तो पकड़िए कैसे, चेक कैसे करेंगे? एग्जाम में कोई बताने थोड़ी आएगा कि यहाँ चेक करो, अब आप चेक करते चल रहे हैं ताकि कहीं तो माइनस मार्किंग मिल जाए। व्हाट विल बी द वैल्यूज ऑफ x y and z इन द फॉलोइंग इक्वेशन? आयोडीन है और है OH माइनस, लिख 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 बेटा, आयोडीन है और है OH माइनस, तीन चलाओ, IO3 माइनस है और I माइनस है और है पानी, इतनी ही है भाई हमारी कहानी। ठीक है बाबू, तो क्या हो जाएगा? चेंज ऑक्सीडेशन, इसमें आयोडीन 0 से जा रही है +5 में और -1 में, आयोडीन ही ऑक्सीडाइज हो रही है और आयोडीन ही रिड्यूस हो रही है। जी हाँ, अरे ये तो डिसप्रोपोर्शनेशन है। हाँ क्या करें? चांद दे दे, जानवर देने को कौन करेगा? तो छोटे काम है, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन बड़े मजे से बैलेंस हो जाते हैं अगर तुम उनको उल्टा बैलेंस करो। +5 से गया 0 में, अच्छा कितने का है परिवर्तन? 5 का, उसको लिख लो 5। -1 से गया 0 में, कितने का है परिवर्तन? 1 का, तो उसको लिख लो 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये है 1 और ये है 5। ओह माय गॉड कितना मजेदार है। और कहां जा रहे हैं ये आयोडीन में जा रहे हैं। कितने एटम है? 1 और 5 6 एटम्स हैं, 6 एटम्स हैं तो 3 * 2 6, तो आई 2 बनता है। तो स्टेप्स क्या होते हैं? सबसे पहले ऑक्सीजन हाइड्रोजन छोड़ के बाकी जो एटम्स को बैलेंस कर दो, एक ही था इसके अलावा आयोडीन बैलेंस कर दिया। उसके बाद अगला स्टेप होता है चार्ज को करो बैलेंस H+ या OH- की मदद से। इसको छोड़ो फिलहाल, यहां पे क्या है? यहां पे -1 -5, यहां -6 चार्ज है, तो इस तरफ भी -6 रखना पड़ेगा। हाई कैसे करेंगे? यहां पे 6 कर दो, 6 6 OH- है, -6 चार्ज बैलेंस हो गया। और लास्ट में हाइड्रोजन ऑक्सीजन किसी भी एक को बैलेंस कर दो, दूसरा ऑटोमेटिक हो जाएगा। मैं हाइड्रोजन को बैलेंस कर दिया 3 पानी करके, क्या ऑक्सीजन बैलेंस है? जी हां, यहां 6 ऑक्सीजन है और यहां भी 3 ऑक्सीजन है। क्या चेक कर 3 हाँ सही था ना, 3 और 3 6 इतना मतलब बढ़िया सही एकदम। क्या बैलेंस है? टनाटन बैलेंस है, कोई दिक्कत नहीं, नो मोर नथिंग। तो क्या जाएगा? x की वैल्यू क्या है? x की वैल्यू है 3, y की वैल्यू क्या है? 6 और z की वैल्यू क्या है? 5। 3 6 5 3 6 5, अरे सी लग रहा है आंसर। यू कैन आल्सो सी द आंसर इज सी एक्चुअली। हां चलो अगला, when KMnO4 acts as an oxidizing agent and ultimately forms when the ratio of number of electrons transferred in each case respectively are KMnO4 में प्लस है मैंगनीज 7 और MnO4 2 माइनस में मैंगनीज है +6, MnO2 में है +4, Mn2O3 में है +3 और Mn2+ में है +2। हे राम राम, रक्षा करो भगवान। कितने का है चेंज? जितने का है चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर उतने ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे। 7 से गया 6 में 1 का है परिवर्तन, 1 इलेक्ट्रॉन देगा। 7 से गया 4 में 3, 7 से गया 3 में 4 और 7 से गया 2 में 5। 1:3:4:5, 1:3:4:5। Oh my God, कहीं सी ना आ जाए आंसर। सी, the answer is C. 3 moles of a mixture of ferrous sulfate and ferric sulfate required 100 ml of 2 molar KMnO4 solution in acidic medium and small fraction of ferrous sulfate in the mixtures. redox temperature पर आ गए। हाँ आ जाएंगे, कौन सी बहुत बड़ी बात है। आओ देखते हैं। हमको बताया फेरस सल्फेट और फेरिक सल्फेट के 3 मोल्स हैं। मान लीजिए इसका A मोल्स है या X मोल्स है, X अच्छा, तो इसके 3 - X मोल्स हो जाएंगे। ठीक है, और मेरे पास है फेरस और मेरे पास है फेरिक। अच्छा एक बात बताओ, अगर इनको KMnO4 से रिएक्ट कराऊंगा मैं, अगर इनको KMnO4 से रिएक्ट कराऊंगा तो KMnO4 कैसा है? वो है एक ऑक्सीडेंट। ऑक्सीडेंट क्या करेगा? वो ऑक्सीडाइज करेगा। किसको क्या बनाएगा? ऑक्सीडाइज करेगा, किसी को कुछ तो करेगा ना। हाँ, तो किसको ऑक्सीडाइज करके क्या बनाएगा? बताता हूँ आपको। फेरस का ऑक्सीडेशन होगा बच्चों। हाँ, तो फेरस का ऑक्सीडेशन से मिलेगा फेरिक। हाँ जी, तो फेरस से फेरिक बनता है। हाँ, तो फेरिक से क्या बनता है? जो बनना था बन चुका है। इट इज नो ऑक्सीडेशन एट ऑल। ओह माय गॉड, तो फेरिक का तो कोई रोल ही नहीं है। जी हाँ, तो उसको तो हटा दें इस रिएक्शन से। हाँ, कुछ नहीं कर रहा। रिएक्शन तो सिर्फ फेरस और KMnO4 के बीच का है। प्लीज रियलाइज दैट। हाँ जी, कितना है KMnO4? मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ KMnO4 इज वॉल्यूम इनटू मोलैरिटी या वॉल्यूम इनटू नॉर्मैलिटी। इट इज वॉल्यूम इनटू मोलैरिटी इनटू n फैक्टर। n फैक्टर क्या है? KMnO4 खुद बनाता है एसिडिक मीडियम में मैंगनीज आयंस, इसलिए n फैक्टर होता है 5। एसिडिक मीडियम में KMnO4 के लिए n फैक्टर होता है 5। तो 100 ml into 2 moles per liter into 5 equivalent per mole किया गया n फैक्टर। रक्षा कर प्रभु, तो 1000 मिली इक्विवेलेंट्स, 1000 मिली इक्विवेलेंट्स है KMnO4 के। तो बाय लॉ ऑफ इक्विवेलेंट्स जितने इक्विवेलेंट्स ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के उतने ही इक्विवेलेंट्स ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट के। तो दिस इज इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ फेरसाइंस, मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ फेरसाइंस। और फेरसाइंस के लिए n फैक्टर क्या है? फेरस से फेरिक n फैक्टर 1 है। दिस इज आल्सो इक्वल टू मिलीमोल्स ऑफ फेरस। ओह माय गॉड, तो FeSO4 कितना है? इसका है 1000 मिलीमोल, यानी 1 मोल।
और टोटल 3 मोल मिक्सचर था, इसमें 1 मोल है फेरस सल्फेट का। ओहो, तो कितने मोल है फेरस सल्फेट के? 2 मोल है और क्या? टोटल 3। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ फेरस सल्फेट कितना होगा? खुद के मोल है 1 और टोटल मोल है 3, तो मोल फ्रैक्शन हो जाएगा 1/3/3। आर यू फ्री? मतलब कर लिया, ये हो गया? हाँ हो गया सर। जय हो आपकी, जय तो जय तो। तो अर्थात बैठने के बाद आइए हमारे अगले पड़ाव पर भव्य रेडॉक्स रिएक्शन को लेकर। कैलकुलेट द मास इन ग्राम्स ऑफ अवेलेबल ऑक्सीजन इन 1 liter of H2O2 solution। ठीक है, 10 ml of H2O2 it reacts completely with 25 ml of N/20। अरे जान ले लो मेरी, है ना? This is 1/20 नॉर्मल। नॉर्मल होता है इक्विवेलेंट पर लीटर। 1 नॉर्मल इज 1 इक्विवेलेंट पर लीटर। केमलोफोर काटो 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 25/20 ये हो जाएगा 1.25 मिली इक्विवेलेंट। 5/4 मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ केमलोफोर है 1.25। तो दिस इज इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ H2O2 in 10 ml। Therefore concentration of H2O2 कितना जाएगा? 1.25 मिली इक्विवेलेंट्स डिवाइडेड बाय 10 मिलीलीटर। मिली काट दो तो जाएगा 0.125 नॉर्मल। अच्छा ऐसा है, ये नॉर्मलिटी है जी। और यहाँ पर अवेलेबल ऑक्सीजन की चाहते हैं, मास इन ग्राम्स ऑफ अवेलेबल ऑक्सीजन। ओ ये कैसे निकालते हैं? H2O2 देता है H2O + O, इसको हम अवेलेबल ऑक्सीजन बोलते हैं। तो एक H2O2 में 1 मोल H2O2 में 1 मोल O या 16 ग्राम है अवेलेबल ऑक्सीजन। अच्छा तो मोलारिटी से डायरेक्ट पास मोलारिटी जाएगा, मोल निकालो तुम। इतने नॉर्मल है H2O2 का फैक्टर कितना होता है? केमलोफोर के साथ H2O2 का फैक्टर होता है 2। तो देयरफॉर ये है 1/8 नॉर्मल। मोलारिटी is normality upon n, which is 1/8 upon 2, which is 1/16 moles per liter। तो 1 लीटर H2O2 में कितने हैं? 1/16 मोल है H2O2 के। तो वो 1/16 मोल O देंगे। किसी क्वेश्चन देखो, ये जितने मोल्स थे H2O2 के उतने मोल थे O के, लेकिन 1/16 × 16 ग्राम देंगे O के। कितना हो गया ये? 1 ग्राम। अच्छा तो क्या पूछा था? पूछा था मास ऑफ हाउ मेनी मास इन ग्राम्स ऑफ अवेलेबल ऑक्सीजन इज देयर इन 1 लीटर ऑफ H2O2। अवेलेबल ऑक्सीजन बच्चों कितनी? 15। ऑक्सीजन की क्वांटिटी अलग हो सकती है, वो बात नहीं हो रही है। वो ऑक्सीजन जो अवेलेबल है वो 1 ग्राम है। None of these is the answer. Yes, none of these is the answer. सब बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। ये अवेलेबल ऑक्सीजन समझ में ना आती है हमको। मैं फॉर्मूला लिखा देता हूं आपको, वहां से देख लीजिए। आप ऐसे देखिए, मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट इज इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ अवेलेबल ऑक्सीजन। इन सबके मिली इक्विवेलेंट्स बराबर होते हैं। तो देयरफॉर मिलीग्राम्स ऑफ अवेलेबल ऑक्सीजन, शॉर्टकट इसको ए लिख देता हूं, अवेलेबल ऑक्सीजन को कैपिटल लो। मिलीग्राम्स ऑफ अवेलेबल ऑक्सीजन इज इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ अवेलेबल ऑक्सीजन इनटू 8। तो ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट वेट है 8 अष्ट। तो जितने मिली इक्विवेलेंट्स हैं किसके? अवेलेबल ऑक्सीजन के, उसमें 8 मल्टीप्लाई कर दो तो मिलीग्राम्स आ जाएंगे। और अभी भी कह सकते हो दिस इज इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट इनटू 8। ये आ जाएगा। हमारे इस क्वेश्चन में अप्लाई करिए तो क्या था? आप देखिए बिल्कुल ब्लाइंडली आप देखना चाहे तो देखिए, मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ केमलोफोर है 1.25। मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ केमलोफोर है कितने? 1.25। तो मिलीग्राम्स ऑफ अवेलेबल ऑक्सीजन इन 10 ml H2, 10 ml में कितना है? मिली इक्विवेलेंट्स थे 1.25 × 8, 1.25 × 8 व्हिच इज 10 मिलीग्राम्स। अच्छा तो 10 मिलीग्राम है 10 ml में। जी हाँ, तो 10 ml में 10 मिलीग्राम, तो 1000 ml में हुआ कितना? 1000 मिलीग्राम। यानी 1 लीटर H2O2 में हुआ कितना? 1 ग्राम। तो 1 ग्राम इज नथिंग बट द मास ऑफ अवेलेबल ऑक्सीजन। कहीं एबीसी ऑप्शन में नहीं था, इसका आंसर है डी, नन ऑफ दिस। उसी क्वेश्चन को मैंने एक बार पूरा बेसिक से दिखाया था, उसी को रिपीट किया, पूरा फार्मूला लिखकर उसको बताकर उससे भी करके मैंने आपको दिखा दिया। जैसे आपको चलेगा, ये आपका सिंपल फार्मूला, इसको श्रद्धापूर्वक याद कर लीजिए, आपको इसकी आवश्यकता लगती है तो। डन। अगला, हाउ मेनी ml ऑफ इतना क्रोमस या क्रोमियम 3+? एक मिनट लेता हूं। वॉल्यूम कितना है मानता है? ये 0.125 जो है ना, ये होता है 1/8। ये याद कर लो, 1/8 मोल पर लीटर है कौन? ये है क्रोमियम 3+। ये याद करेगा किससे? वॉल्यूम है 12 ml और 0.2 मोलर है KMnO4 या MnO4- जो बोला है, ताकि इससे मिल जाए मैंगनीज आयंस और इससे मिल जाए Cr2O72- N = 3। Cr3+ रिड्यूसिंग एजेंट पर मैंगनेट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मिली इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बराबर मिली इक्विवेलेंट ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है 12 ml और 0.2 मोल पर लीटर इनटू 5 इक्विवेलेंट पर मोल। रिड्यूसिंग एजेंट है क्रोमियम, वॉल्यूम है V 1/8 मोल पर लीटर इनटू n फैक्टर 3 इक्विवेलेंट पर मोल। राइट? ओ भाई V ना आ जाए, आएगा, आ गया, क्या बात करते हो तुम यार। देखो कितना जाएगा? 12 × 0.2 × 5 रहता है 1 × 1 मिली इक्विवेलेंट बराबर है किसके? V × 3/8 इक्विवेलेंट पर लीटर। इक्विवेलेंट कर दिया, हो जाएगा 12 × 8/3 बराबर V, ये इतने मिलीलीटर बराबर V। 8 4 32 32। डी का आंसर, यस डी का आंसर 32 ml जरूरत पड़ेगी Cr3+ की ऐसे गुल खिलाने के लिए। डन डन देयर यार। शुभाशीष, अरे कितना बड़ा क्वेश्चन है ये, बड़ा है सारा, मतलब अरे इतना कौन सा टंटा पड़ा है, आप देखिए फटाफट हो जाएगा। डर लग रहा है सर, मत डरिए। ऋग्वेद में कहा गया है मां भी आई मत करो। तो चलिए भाई को निर्मूल करते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में पढ़िए, नोट करते जाइए, डर निकल जाएगा आपका। बड़ा क्वेश्चन एक बार में पढ़ते फील नहीं आती, मेरे साथ पढ़िए। 0.56 ग्राम्स ऑफ लाइमस्टोन। अभी लाइमस्टोन क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3। फॉर्मूला नहीं आता तो सिर्फ ऐसे लिख लीजिए लाइमस्टोन। 0.56 ग्राम्स है, और चूंकि और होता है लाइमस्टोन तो ये अशुद्ध भी हो सकता है, गारंटी नहीं है कि सिर्फ CaCO3। इसको एसिड में डिसॉल्व किया गया तो कैल्शियम आयन आए, और कैल्शियम को प्रेसिपिटेशन कराया गया तो CaC2O4 कैल्शियम ऑक्सलेट के रूप में आ गया। इसको छाना गया, धोया गया, मतलब साफ कर दिया गया, तो ठीक है, और फिर इसको सल्फ्यूरिक एसिड में घोला गया तो ये CaSO4 + H2C2O4 बन जाएगा। H+ यहां लग गया, इसके साथ कैल्शियम यहां लग गया, इसके साथ। द सॉल्यूशन रिक्वायर्ड गंदगी फॉर टाइट्रेशन। व्हाट इज गंदगी? अब ये CaSO4 तो खुद मतलब ये जो सॉरी H2SO4 नहीं है, H2C2O4 बन जाएगा। ऑक्सैलिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड कैसा है? वो एक रिड्यूसिंग एजेंट है। ओ अब आप इसको आगे टाइट्रेशन करा सकते हो किससे? KMnO4 से। रिएक्शन क्या है बताता हूं मैं आपको। अभी दूसरा ड्रामा है 40 ml ऑफ 0.25 नॉर्मल,
40 ml ऑफ 0.25 नॉर्मल, नॉर्मल होता है इक्विवेलेंट पर लीटर, इक्विवेलेंट पर लीटर। ये है KMnO4, ये है KMnO4 और ये है इसके बराबर। आओ देखिए 40 ml ऑफ 0.25 नॉर्मल KMnO4। What is all this? What is all this? Calculate the percentage of calcium oxide in limestone sample. करते हैं कैसे करें? आओ देखिए। This is equal to milliequivalents of KMnO4. ये कितना है? ये आ जाएगा 10 milliequivalents. And this is equal to milliequivalents of H2C2O4. ठीक है, which is equal to कितना जाएगा? 10. और n फैक्टर कितना है? n फैक्टर है 2. Therefore millimoles of H2C2O4 कितना जाएंगे? ये जाएंगे 10/2 यानी 5 मिलीमोल। और ये H2C2O बना है CaC2O4 से। Therefore millimoles of CaC2O4 बराबर millimoles of H2C2O4 और ये जाएंगे 5। और ये CaC2O4 आया था लाइमस्टोन से। Therefore millimoles of calcium in CaC2O4 और in limestone 5 मिलीमोल्स। यह जाएगा 5 मिलीमोल्स। और अगर यह जाएगा 5 मिलीमोल तो आप देखेंगे CaO जो है, ये जो CaO है ये कैसा है? आप पाएंगे कैल्शियम ऑक्साइड से CaC2O4 बना रहे हैं 5 मिलीमोल्स हैं, तो इसके भी 5 ही मिलीमोल्स हैं। और परसेंटेज पूछी है तो परसेंटेज ऑफ CaO, मास कितना है कैल्शियम ऑक्साइड का? 5 मिलीमोल इनटू कैल्शियम 40 और 16 56 कितने मिलीग्राम्स डिवाइडेड बाय टोटल मास कितना था 0.56 ग्राम्स इनटू 100। काट डालो, कितना जाएगा बच्चे? कितना जाएगा? मिली होता है 10⁻3, इसको हटा दो यहाँ से। अच्छा तो 560 या जाएगा 50%। ओह ऐसा है जी। हाँ तो परसेंटेज ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड आ जाएगी 50% एंड द आंसर इज बॉम्बे बी। तो जल्दी लिया कैलकुलेशन किया था उसने कैसे? लाइमस्टोन था 0.56 ग्राम का, तो मैंने कहा CaO कितना आ गया? या गया 5 मिलीमोल्स या 5 into 56 मिलीग्राम। अगर कैल्शियम ऑक्साइड होता तो इतने मिलीग्राम्स का होता। तो मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड अपॉन टोटल मास इनटू 100 गिव्स यू परसेंटेज ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। तो याद है राइट? अब आप कहेंगे लाइमस्टोन तो CaCO3 था, ये इमेजिनेशन होता है। CaCO3 में वास्तव में CO नहीं होता, लेकिन हम परसेंटेज निकाल देते। अगर ये इस कैल्शियम का CO होता तो कितने परसेंट होता? 50% आ गया आंसर। And this brings us to the next question. It says the value of E for the elements are as follows. ठीक है, ये सारे एलिमेंट्स की वैल्यू है E 1 2 3 4 5। फाइन। Based on the above data, the correct statement is इस डेटा पर आधारित सबके स्टेटमेंट क्या होगा? A strongest reducing agent, weakest oxidizing agent, stannous, stannic, chromous, chromium, क्या है सारा कुछ है क्या? यार ये reducing agent oxidizing agent कैसे पूछा? एक मतलब स्पीशीज देख लो कौन-कौन। reducing के साथ है chromium +3, oxidizing के साथ है iron +3। अब देखिए reducing reductant gets itself oxidized और oxidant gets itself reduced। और ये सारे रिडक्शन रिएक्शन, अगर सारे रिडक्शन रिएक्शन है तो खुद वही रिड्यूस दूसरों को कर रहे हैं ऑक्सीडाइज। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में या तो फेरस है या फेरिक है या tin+4 है या I2 है या Cr3+ है। ये सारे के सारे काम कर रहे हैं किसका? ये है ऑक्सीडेंट्स। और अगर ये ऑक्सीडेंट्स है तो इनमें जिसकी मैक्सिमम टेंडेंसी है खुद रिड्यूस होने, और इनमें जिसकी मैक्सिमम टेंडेंसी है खुद रिड्यूस होने की, उसी की मैक्सिमम टेंडेंसी है दूसरों को ऑक्सीडाइज करने की, वही है सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, है ना? वही तो है सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कौन है वो? वेल कौन है वो है सबसे अच्छा तो ये है बेटा। तो फेरिक आयन क्या है? दे आर इन सब में बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कोई है। सबसे अच्छा तो ये है बेटा। तो फेरिक आयन क्या है? दे आर इन सब में बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कोई है तो वो है फेरिक। और देखिए स्टेटमेंट है वीकेस्ट इज फेरिक। ना 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 गलत बात बोल दी। स्ट्रॉन्गेस्ट इज फेरिक ऑक्सीडाइजिंग। फिर क्या है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में? अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट की बात करिए, ए ऑप्शन चलो उसको देख लेते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट कौन है? अगर रिएक्शन उलट जाए, उल्टी दिशा में चला जाए तो वो रिड्यूसिंग एजेंट है। कौन है वो? बोलो बोलो कौन है वो? ये है रिड्यूसिंग एजेंट। क्यों? क्योंकि अगर तीर को उल्टा चला दो तो ये खुद होंगे ऑक्सीडाइज और दूसरों को करेंगे रिड्यूस, और उल्टा तीर चलाने में ये सारी वैल्यूज माइनस हो जाएंगी। अच्छा तो जो मजे से हो जाए खुद ऑक्सीडाइज वही दूसरों को रिड्यूस करेगा, और मजे से जो ऑक्सीडाइज होगा वो जिसकी नेगेटिव वैल्यू सबसे कम होगी। इसकी नेगेटिव वैल्यू सबसे कम है -0.13 जो आएगा वो सबसे कम होगा। इसका मतलब इसमें सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा tin+2। इसमें सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा tin+2। ये बात भी गलत है, ये बात भी गलत है। अब tin+4 और I- क्रोमियम +3 I- इनको तो अगर I- को ऑक्सीडाइज करना है I2 में, थर्ड और फोर्थ ऑप्शन एग्जामिन कर रहे हैं, I- to I2 करना है तो E0 ऑक्सीडेशन आ जाएगी -0.5, और E0 सेल अगर इलेक्ट्रो सप्लाई इज E0 ऑक्सीडेशन प्लस एट एनोड प्लस E0 रिडक्शन एट कैथोड। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एट एनोड है -0.54। अब रिडक्शन पोटेंशियल एट कैथोड, क्रोमियम का रिडक्शन पोटेंशियल जो था Cr3+ था, है ना, वो कितना है? वो है +0.7। क्रोमियम 3+ का रिडक्शन पोटेंशियल क्या है? +0.74। तो जो डेटा दे रखा है अगर उसके अनुसार चले तो क्या क्रोमियम 3+ में इतनी ताकत है कि वो खुद रिड्यूस हो और I- को ऑक्सीडाइज करके आयोडीन दे दे? हां है, क्योंकि E0 सेल पॉजिटिव वाली। तो क्रोमियम 3+ एज पर द गिवन डेटा क्रोमियम 3+ कैन ऑक्सीडाइज I- Y2। यस। क्या tin+4 में कितनी ताकत है उसको भी देख लेते हैं। tin+4 जब रिड्यूस होगा तो इसकी वजह हो जाएगा +0.13, ओवरऑल नेगेटिव आ जाएगा, फ्लॉप हो जाएगा, वो नहीं कर सकता ना। तो जो डेटा दे रखा है उसके अनुसार क्रोमियम 3+ में ताकत है, एंड दैट इज द आंसर। यस दैट अलोन इज द आंसर। दे दिया। अगला क्वेश्चन है 1 मोल ऑफ FeC2O4 इज ऑक्सीडाइज्ड बाय x/10 मोल्स ऑफ डाइक्रोमेटिक एसिडिक मीडियम। FeC2O4 ऐसा है जिसमें फेरस का फेरिक हो जाता है और ऑक्सीडेट का CO2, इसके लिए n फैक्टर 3 होता है। इसमें दो ऑक्सीडेशन है,
फेरस का फेरिक और कार्बन +2 से +3 से +4 चला जाता है। n फैक्टर ध्यान दो इसका 3 होगा, ठीक। 1 मोल है, 1 मोल है n फैक्टर 3 इक्विवेलेंट्स हैं FeC2O4 के, तो 3 ही इक्विवेलेंट्स होंगे Cr2O72 - a which is equal to x by 10 moles है into n फैक्टर होता है डाइक्रोमेट के लिए 6, डाइक्रोमेट के लिए n फैक्टर होता है 6, therefore x कितना हो गया 3 into 10/6 which is 5, 5 x की वैल्यू है 5। and last of the lot आइए देखते हैं गंदगी मोल्स ऑफ अ सॉल्यूशन, गंदगी कौन पड़ेगा इसके लिए, कंटेनिंग an+ कुछ है, इसको मानता है सेकंड गंदगी ऑफ परमैंगनेट और ये बना लेता है AO3- और एसिडिक मीडियम बोला है हमको, ये पहले से याद होना चाहिए कि परमैंगनेट एसिडिक मीडियम में मैंगनीज बनाते हैं और उसका इम्पैक्ट होता है। द वैल्यू ऑफ n इज बहुत आसान है, कैसे करेंगे गंदगी बोलने के लिए, मिलीक्यूलेंट्स ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बराबर मिलीक्यूलेंट्स ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट, मिलीक्यूलेंट्स ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज इक्वल टू मिलीक्यूलेंट्स ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, केमोनो 4 कितने मिलीक्यूलेंट्स है बाबू उसके 1.61 मिलीमोल्स है, 1.61 मिलीमोल्स है इसके केमोनो 4 के, और केमोनो 4 का इम्पैक्ट कितना है, केमोनो 4 का इम्पैक्ट है केमोनो 4 का इम्पैक्ट है 5, तो 1.61 मिलीमोल्स है केमोनो 4 के और उसका इम्पैक्ट है 5, तो ये आ गया मिलीक्यूलेंट्स ऑफ केमोनो 4, हां जी, एंड दिस इज इक्वल टू मिलीक्यूलेंट्स ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट 2.68 इनटू जो भी आएगा n फैक्टर, अब n की वैल्यू में आप कंफ्यूजन हो तो आप कह दोगे n+ से जा रहा है +5 में, तो यहाँ n फैक्टर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 - n, यहाँ n फैक्टर हो जाएगा 5 - n, क्योंकि इतने का ही है परिवर्तन, परिवर्तन